किसकी एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं? तो हमने ए और बी वेक्टर को ऐड किया है, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। इफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, कोई मान लेता है वैल्यू बी है, इन दैट सिनेरियो जो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड होगा सिंपली आर में लिख सकते हैं, वो हो जाएगा 2p cos थीटा बाई 2, where थीटा इज एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। थीटा जो हमारा है एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ठीक है, एप्लीकेशन से क्या है, जैसे मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं हम लोग, यहाँ पर एक मास है, ठीक है, यहाँ पर एक m मास है, ये हमारा m मास यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल है, m मास यहाँ पर ऐसे प्लेस है, रखा हुआ राइट एंगल ट्रायंगल का डिस्टेंस l और l बदलेगा नहीं, सेम रहेगा। एप्लीकेशन देखिए कैसे यूज करें इसके सेंट्रॉइड पर। सेंट्रॉइड क्या होगा? सेंट्रॉइड ये कि अगर आपको सेंट्रॉइड वाला पॉइंट चाहिए तो इस वाले पॉइंट से सामने वाले साइड पर एक मिड पॉइंट को मैच कराएं। आपने सामने वाले साइड के मिड पॉइंट को मैच कराया, सेम आप यहाँ से भी करेंगे सामने वाले साइड पर, और सेम आप यहाँ से भी करेंगे इस वाले साइड से। ये जो पॉइंट हमारा कहलाता है सेंट्रॉइड। ठीक है, यहाँ पर एक मास है m नॉट, यहाँ पर एक मास है m नॉट। जब भी दो मास रखे होंगे तो आपस में अट्रैक्टिव फोर्स लगाते हैं। मान लीजिए अगर m और m नॉट ये r डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, इनके बीच जो अट्रैक्टिव फोर्स लगता है वो लगता है g m नॉट बाई r। ये एक्सप्रेशन में ध्यान रखना है, न्यूमेरिकल इसकी कैलकुलेशन नहीं होगा, और वेक्टर की बात समझ लीजिए यहाँ पर है तो g m नॉट बाई r स्क्वायर। अगर ध्यान से देखा जाए कि ये जो लेंथ है कितना होगा, ये टोटल लेंथ l है, ये टोटल लेंथ कितना है l है, मेरे टोटल l होगा तो हमें ये लेंथ कितना मिलेगा, l/2 मिलेगा। हमें ये लेंथ क्यों फाइंड करना है, क्योंकि हमें ये लेंथ और ये लेंथ चाहिए। अगर ध्यान से देखा जाए ये तीनों लेंथ क्या इक्वल ही है, ये तीनों लेंथ क्या है इक्वल ही है। अगर ये l/2 है तो हमें ये लेंथ चाहिए और ये लेंथ चाहिए। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल में अज्यूम करें, ये एंगल कितना होगा बताइए, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल। अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये एंगल कितना है, ध्यान से इक्विलेटरल का मतलब चार एंगल से होंगे, मतलब 60 60 60 30 बोल। अगर ये पूरा 60 है तो कितना हो जाएगा 30। हमें जो लेंथ चाहिए यहाँ पर लिख देते हैं, हमें चाहिए यहाँ पर ये नाम दे देते हैं इसको, और यहाँ पर इसको q नाम दे देते हैं। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन पता है आपको। इस राइट एंगल ट्रायंगल में हमारे पास क्या है, बेस है, परपेंडिकुलर चाहिए और हाइपोटेनस चाहिए। तो यहाँ तक हम अप्लाई करें तो cos 30 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, बेस अपॉन हाइपोटेनस, क्या l/2 डिवाइडेड बाय q लेंथ। यहाँ से q क्या आ जाएगा, q इक्वल टू l/2 डिवाइडेड बाय cos 30। ठीक है, cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। यहाँ से कर देंगे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो लेंथ क्या आ जाएगा l/√3। यानी जो q का लेंथ है ये लेंथ हमारे पास आएगा l/√3। p का लेंथ अगर देखा जाए ध्यान से तो थीटा के सामने वाला साइड क्या होता है, परपेंडिकुलर बताया हमें। तो अप्लाई अगर करें हम कॉन्सेप्ट sin 30 डिग्री इक्वल एक बार है, एक बार आपने कैलकुलेट कर लिया, फिर हम डायरेक्ट आगे यूज करेंगे। ठीक है, cos 30 इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, नहीं हाँ tan कर लेते हैं, tan कर लेते हैं, tan 30 कर लेते हैं इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। tan 30 की वैल्यू कितनी 1/√3। p हमें पता नहीं, अब b कितना हमारे पास l/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो परपेंडिकुलर लेंथ हमारे पास कितना आ जाएगा l डिवाइडेड बाय 2/√3। अब ये लोग आगे ना इक्विलेटरल ट्रायंगल कई बार यूज करेंगे, हम सेंट्रॉइड कई बार यूज करेंगे। हमें डिस्टेंस बहुत जरूरी है जानना, ये वाला लेंथ ये भी q कहलाएगा, ये भी q कहलाएगा। ठीक है, ये p है तो ये भी p कहलाएगा और ये भी p कहलाएगा। यानी जो q का लेंथ होगा वो हमारे पास है l/√3 जब आपका इक्विलेटरल के साइड्स l लेंथ के होंगे, और जो p लेंथ हमारा आएगा ये आएगा l/2√3। अगर आप ध्यान से देखें तो q से p का रेशियो 2:1 का आएगा। आप डिवाइड करिएगा तो q से p का जो रेशियो है
जब डिवाइड करेंगे तो सब कैंसिल हो जाएगा, 2 गुण करोगे तो हो जाएगा, तो 2:1 का आएगा। एक बात और, इसे सॉल्व करते समय कई बार ऐसा हो सकता है कि कोई मैथमेटिकल ट्रांजिशन या कोई फिजिक्स के कॉन्सेप्ट का ट्रांजिशन आपको समझ में नहीं आया। अगर मान लीजिए क्लास में क्लियर करने बहुत अच्छा, अगर मान लीजिए घर पर जाकर याद आया कि नहीं पूछ पाए तो खुद से भी ट्राई करना है, खुद से भी पेन उठाइए, सॉल्व करें, ट्राई करिए, ठीक है। ये रेशियो आ गया, यानी हमारे पास सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये दूर हो गया, ये हमें मिल गई, इसके भी जरूरत नहीं है हमें, लेकिन फिर मैंने बता दिया आगे के यूज के लिए, ठीक है। हमें जरूरत क्या है, हमें चाहिए नेट फोर्स एट एम नॉट, नेट फोर्स एट एम नॉट। एम नॉट पर कौन कौन फोर्स लगाएगा, तो इस पर ये एम फोर्स लगाएगा अट्रैक्टिव, इस पर ये मतलब एम नॉट पर ये फोर्स लगाएगा अट्रैक्टिव अपनी तरफ, उसी तरह ये अपनी तरफ फोर्स लगाएगा। अगर हम ध्यान देखें, हमें यहाँ पे पॉइंट के मार्क पर जहाँ पर एम नॉट प्रेजेंट है, आप ये बताइए एम नॉट जो अट्रैक्टिव फोर्स है इसका डायरेक्शन क्या अपवर्ड होगा, तो इसको लिख सकते हैं क्या, एफ होगा क्या, और ये एफ मान लेते हैं कितना, फॉर्मूला सेम है वही जी एम नॉट बाई आर स्क्वायर, आर की जगह क्या हो जाएगा, ट्रू लेंथ हो जाएगा, क्यू स्क्वायर हो जाएगा, तो दिक्कत। उसी तरह अगर मैं ये फोर्स मार्क करूं, ये वाला फोर्स, तो क्या ये भी सेम है क्या, जी एम नॉट बाई क्यू स्क्वायर, तो मैग्नीट्यूड नहीं बदल रहा है, तो क्या ऐसे कर सकते हैं क्या, ये भी है और ये भी सेम आएगा, तो ये भी, क्या यहाँ से बात क्लियर है, ठीक है। यानी एक सिंगल पॉइंट पर, इस पॉइंट पर एम नॉट पर ये जो एम है अपनी तरफ फोर्स लगा रहा है, और उस फोर्स का मैग्नीट्यूड हो जाएगा हमारे पास, ये सारे एफ क्या हो जाएंगे हमारे पास, जी एम नॉट डिवाइडेड बाय क्यू स्क्वायर, यही होगा ना। देखिए ये भी क्यू लेंथ है, ये भी क्यू लेंथ है, ये भी क्यू लेंथ है, मास एम नॉट तो बदल रहा है, तो फोर्स का मैग्नीट्यूड नहीं बदलेगा। आप हमें ये बताइए ये एंगल कितना है, क्या सोचिए, ये वाला 120, अब ध्यान देखें तो ये भी 30 होगा, ये ट्रायंगल बनेगा हमारा, अगर 30 30 60, ट्रायंगल का इंटीरियर 180, 60 ये बचा 120, देन ये एंगल कितना 120, ये भी 120, क्या ये भी 120। फोर्स हमारा एक वेक्टर क्वांटिटी है, अगर एक ही पॉइंट पर 3 फोर्स लग रहा है, 3 फोर्स लग रहा है, हमें रिजल्टेंट फाइंड करना पड़ेगा, रिजल्टेंट फाइंड करना पड़ेगा। क्या अभी हमने ऐसा कोई तरीका सीखा है क्या कि 3 से रिजल्टेंट फाइंड करें, एक ट्रायंगुलर लॉ जो हमने फॉर्मूला लिखा था यहाँ पर, वो 2 ही वेक्टर के लिए था, 100 बेस का बेस ऐसे करके 2 ही वेक्टर के लिए था, और जो हमने सेम मैग्नीट्यूड का केस लिया था वो भी 2 वेक्टर के लिए था। हम क्या करेंगे, एट अ टाइम कोई 2 वेक्टर लेंगे, एट अ टाइम कोई 2 वेक्टर लेंगे। आप कौन सा लेना चाहेंगे, ये वाला, ये वाला, ये वाला, आप जो लेना चाहेंगे, कोई भी कोई फर्क तो पड़ता नहीं है, तो कहने का मतलब ये है। अगर मान लीजिए हम ये वाला फोर्स लेते हैं, ये दोनों फोर्स लेते हैं, क्या दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है। अगर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और उनके बीच में एंगल 120 है, तो रिजल्टेंट क्या होता है, लिखे हैं आप देख लीजिए, क्या सेम होता है, रिजल्टेंट दोनों मैग्नीट्यूड p था और एंगल 120 था, तो रिजल्टेंट सिर्फ p ही था, आप लिखे हैं वहां पर, यहीं पर यूज होते हैं उस प्रकार। बस समझे, अगर हम फिर वो अप्लाई करते हैं फॉर्मूला, थोड़ा सा कुछ स्टेप बढ़ जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप दूसरा जो रिजल्टेंट का डायरेक्शन क्या होता है, एंगल बाइसेक्टर पे होता है, मतलब अगर ये 120 है तो रिजल्टेंट कैसे जा रहा होगा, 60 डिग्री बनाते हुए रिजल्टेंट कुछ ऐसे जा रहा है, ठीक। और इसकी वैल्यू कितनी होगी, रिजल्टेंट की वैल्यू कितनी होगी, ये भी f के बराबर है। क्या बात समझ आ गया, जब आपने इन दोनों का रिजल्टेंट लिख दिया तो ये इनइफेक्टिव होगा, अब इनका कोई रोल नहीं, बात समझ गए ना। रिजल्टेंट का मतलब होता है कि दोनों मिलकर जैसा बिहेव करेंगे वो अकेला करेगा, जैसे आप रिजल्टेंट लिखते हैं तो ये दोनों आप मान लें कि वो वहां पर प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। कंफ्यूजन नहीं होती, हम रिजल्टेंट लिखने के बाद इसको कंसीडर करते हैं, ऐसा नहीं, जिनका आप रिजल्टेंट ले लेते हैं वो फिर इनइफेक्टिव हो जाएंगे, ठीक है। अब बचे कौन, एक ये बचे और एक ये बचे। आप देखिए f नीचे और f ऊपर, इनके बीच का टोटल एंगल कितना 180, रिजल्टेंट कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो फाइनल अगर देखा जाए तो क्या कह सकते हैं, नेट फोर्स एट एम नॉट 0 हो जाएगा क्या, बस सुना क्या। तो अगर ऐसा कोई डिस्ट्रीब्यूशन हमें देता है, सॉल्व करने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, तो कुछ और वेरिएशन होंगे, इसको नोट करिए।